हेलो फ्यूचर सीएमएस, आई एम क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए आदित्य प्रजापति। और आज हम करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन लॉ का द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लेक्चर नंबर 6। और आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं एक्सेप्टेंस। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर कर लिया ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 की एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर। ये सब हम लोगों ने पिछले के लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो सब लेक्चर्स नहीं देखे हैं सबसे पहले जाके वो देख लो, तभी ये लेक्चर आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे और आपको और समझ में आएगा अच्छे तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर जो हमारा है वो है एक्सेप्टेंस ग्रुप। जो एक्सेप्टेंस है सर, हम लोगों ने तो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था सर, एक्सेप्टेंस का सेक्शन 2B होता है। सर एक्सेप्टेंस का सेक्शन 2B होता है, आपने तो बताया था सर कि प्रॉमिस का भी सेक्शन 2B होता है। ये सेक्शन को याद कैसे रखना था सर, ये भी आपने बताया था सर। पी है जो को आप बी बना, पी को सिर्फ बी बनाने मैंने बोला था। और बोला क्या था, ये प्रॉमिस का सेक्शन जो है वही एक्सेप्टेंस का भी सेक्शन। सर ठीक है, हाँ तो हम लोगों को भी याद है सर, ठीक है, रिकॉल हो गया। अच्छा, तो चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हुए और देखते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस में क्या है, कोई पर्सन और एक ऑफर किया, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को ऑफर। अब मिस्टर बी से सर मिस्टर ए को क्या जाएगा बदले में, एक्सेप्टेंस जाएगा। तो ऑफर तो हम लोगों ने किस में पढ़ा था, सेक्शन 2A में पढ़ लिया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस का, जो हम लोगों का आज का पूरा इसके ऊपर ही आज हम लोगों का कवरेज रहेगा, ठीक है। तो जो बी के तरफ से ए को गया वही हुआ एक्सेप्टेंस। और उसी को हम लोग इलेबरेटिव वे में समझेंगे कि क्या क्या इसेंशियल क्वालिटीज होती है वैलिड एक्सेप्टेंस के ऊपर लिए। और हम लोग काफी सारा केस लॉज भी देखेंगे और उसको भी समझेंगे, ठीक है। काफी सारा केस लॉज है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है सर। आगे देखते हैं। हम्म तो चलिए देखते हैं अब, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सर एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो सर एक्सेप्टेंस के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। when the person to whom, क्या लिखा है सर, when the person to whom the proposal is made signifies assent there, जिसको ऑफर किया गया है वो अपना इच्छा अगर बताता है, असेंट अपना देता है, हामी अगर भरता है, सर वो एक्सेप्टेंस मान, ठीक है। प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, जो ऑफर आया वो एक्सेप्ट माना जाएगा अगर वो हाँ बोलता है तो, ठीक है। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। का मतलब सर, जो प्रॉमिस बन जाता है जब मिस्टर ए ने ऑफर किया मिस्टर बी को, जब ये सर एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन गया, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है सर, रिवोक नहीं हो सकता, प्रॉमिस विड्रॉन नहीं हो सकता। इतना तो सर हम लोग डे वन फर्स्ट क्लास में ही समझ गए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिस दिन सर शुरुआत हुआ। तो उसी लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था। तो सर हाँ, इतना तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अच्छा अब आगे बताइए, देखते हैं अब आगे। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, ऑफर के लिए कुछ वैलिड कंडीशंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10 में जो इसेंशियल क्वालिटीज होती है, वैसे ही सर एक्सेप्टेंस के लिए भी कुछ हम लोगों का मेंशन किया गया है। क्या है सर, रूल्स मेंशन किए गए हैं। अब वो रूल्स के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे रूल्स में क्या क्या बोले, मतलब क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। और अच्छे अच्छे केस लॉस को हम लोग समझेंगे और नोट डाउन भी कर लेंगे।
सबसे पहला रूल क्या बोल रहा है देखते हैं। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन whom ऑफर इज मेड। तो सर पढ़ के ही सिंपल सा समझ में आ रहा है कि एक्सेप्टेंस वही दे सकता है को ऑफर किया गया। ठीक है। अब इस हम लोग वाले एग्जांपल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया था, तो एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है? सिर्फ, ना कि मिस्टर सी। ये लोग नहीं कर सकता। अगर ये लोग है, ये लोग ऑफर नहीं कर सकता एक्सेप्ट, क्योंकि इन लोगों को ऑफर नहीं किया गया। जिसको ऑफर किया जाता है ओनली वही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom it is made। स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है, हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं मिस्टर बी, डू यू वांट टू परचेज माय लैपटॉप, और हम लोग स्पेसिफिक पर्सन को डिफाइन करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि सिर्फ वो पर्सन ही है जो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, और कोई भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इतना तो हम लोगों को भी पता है। इतना देर से हम लोग एग्जांपल देके स्पेसिफिक ऑफर हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, मतलब पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, तो हम लोगों को वहां पर भी समझ में आया था। स्पेसिफिक ऑफर को सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है, और उसको छोड़ के और कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक केस लॉ भी है। अच्छा, केस लॉ है। हम लोग केस लॉ को सर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हम लोग अच्छे से इसको एग्जांपल बना के समझेंगे। हम लोग के केस लॉ में तीन पार्टी है, कौन कौन है? ठीक है, हम लोग के केस लॉ में तीन पार्टी है। ये केस लॉ है, एक फेमस है केस लॉ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस केस लॉ को समझते हैं। ठीक है, क्या हुआ था इसमें, इस केस में हुआ क्या था? जो जोन्स था ना, ये इसको हम लोग ब्रूक इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए हम उसको ब्रूक बोलते हैं। ठीक है, ब्रूक का एक बिजनेस था, तो यहाँ पे जोन्स क्या करता था सर? ऑर्डर प्लेस करता था। और ब्रूक क्या करता था? डिलीवरी करवाता था। क्या करता था सर? और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ तक के पिक्चर में। अच्छा, ये बात क्या हुआ, ब्रूक ने अपना बिजनेस किसको बेच दिया? तो बेच दिया सर, बोल्टन को बिजनेस बेच दिया। अच्छा, लेकिन ये बात क्या जॉन्स को पता नहीं था? ये बात जोन्स को पता नहीं था। अच्छा, जोन्स को नहीं पता था। उसने क्या किया, फिर ऑर्डर प्लेस किया। उसको नहीं पता था सर कि ब्रूक ने बिजनेस बोल्टन को बेच दिया है, सेल कर चुका है ऑलरेडी। मतलब इसका वो जो बिजनेस था उसका ओनरशिप चला गया किसके किसके पास? सर बोल्टन के पास। तो बोल्टन को क्या करना चाहिए था, हिसाब से जब ऑर्डर आता जोन से तो उसको बता देना चाहिए था कि बोल्टन ने और बिजनेस ब्रूक ने बिजनेस मुझको बेच दिया। लेकिन सर यहाँ पे क्या बोल्टन कुछ नहीं बोला। अच्छा, फिर जब जोन्स ने ऑर्डर प्लेस किया तो क्या किया सर? बोल्टन ने सामान डिलीवर करवा दिया। तो पता नहीं है, लेकिन बिजनेस तो अब बोल्टन का हो गया। तो फिर जब ये ऑर्डर प्लेस किया, तो ये बोल्टन जो है ये सामान डिलीवर करवा दिया। अच्छा, जब जेम्स को ये बात पता चला ना कि ये बिजनेस तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, ऑलरेडी ब्रूक ने बेच दिया है, सर बोल्टन ने क्या बोला कि मैं इसका उसको पे नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा सर? ये जो सामान लिया था उसके लिए ये पेमेंट नहीं करेगा।
ये पेमेंट नहीं करेगा। अच्छा, अब बहुत हुआ सर झमेला उसके बाद, क्योंकि सर कोई भी डिलीवर करा दिया सामान, उसके बाद कोई बोल रहा है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो घमासान यूँ तो होना ही होना है, क्यों नहीं करोगे भाई? तो ये लोग जब पहुंचे कोर्ट में, ठीक है, तो वहां पे क्या वर्डिक्ट निकल के आया कि जिसको ऑफर किया गया था सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता था। इस केस में जोन्स ने ऑफर किया था ब्रूक को, लेकिन बिजनेस सोल्ड आउट क्यों ना हो गया हो? सर बोल्टन को क्या सर बताना चाहिए था कि बिजनेस बिक गया है भाई, अगर तुमको मेरे से सामान खरीदना है तो बोलो, मैं डिलीवर करवा देता हूँ। अगर सर ग्रुप जो जोन्स जो है उसमें हामी भरता या हाँ कहता, तो सर जाता सामान, डिलीवर होता और पेमेंट होता, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता। लेकिन यहाँ पे क्या था कि बोल्टन ने तो बताया नहीं, तो सर बस यहाँ पे फिर कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता। तो हम लोग इसको देखते हैं रिटर्न टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग तो समझ लिया एग्जाम्पल, हम लोग समझ लिया, हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे तो रिलेट हो जाएगा। क्या लिखा? बोल्टन बॉट बिजनेस ऑफ द ग्रुप, ठीक है, समझ में आ रही है। Jones, who was Brooks' creditor and placed an order with Brooks for supply of certain goods, समझ में आया सर, ब्रूक के पास वो ऑर्डर प्लेस करता था। Bolton supplied the goods even the order is not in his name। बॉल्टन ने बिजनेस खरीद लिया तो उसको लगा चलो मैं डिलीवर करवा देता हूँ, मेरे को पैसा मिल जाएगा, ब्रूक भी तो वही करता था। Jones refused to pay Bolton for the goods because by entering into contract with Brooks, he intended to सेट ऑफ हिज डेब्ट अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन में सर क्या निकला? कंक्लूजन क्या हुआ सर? ये तो एग्जांपल हम लोगों को आपने समझा दिया। हेल्ड एज द ऑफर वाज नॉट मेड टू बोल्टन, देयरफॉर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोल्टन एंड जोन्स। अच्छा सर, समझ में आ गया सर ये केस लॉ हम लोगों को अच्छे से। तो ये केस लॉ क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसको हम लोगों ने समझ भी लिया। क्या आपको रिटर्न में तो पहला बात है लिखना नहीं है केस लॉ, ठीक है, तो आपको क्या है ना सर, ये बेस है, मतलब ये लॉ का जो बेस होता है ना सर, यही से स्ट्रांग होगा कि केस लॉ क्या होते हैं, उसके बाद केस लॉ में होते क्या है, कैसे कंक्लूजन निकलता है, वो सब सर आपका स्ट्रांग होगा। तो सर ये वाला एग्जांपल को आप ऐसे करके नोट कर लो, ठीक है, छोड़ते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है। तो केस लॉ हम लोग का समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोगों का पहला पॉइंट क्या था? एक्सेप्टेंस कैन ओनली, क्लियर करते हैं, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन द ऑफर इज मेड। जिसको ऑफर हुआ है सर वही एक्सेप्ट कर सकता है, और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इससे हम लोगों को ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का क्या लिखा हुआ थोड़ा पढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर। सर इसका मतलब क्या है सर? ये तो हम लोग जानते हैं कि जनरल ऑफर होता है वो जनरल पब्लिक को होता है, और जो भी वो ऑफर के बारे में सुना रहता है वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसके पास एक्सेप्ट करने का पूरा हक है, ठीक है? अगर उसके नॉलेज में नहीं होता है तो वो उस केस में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, सर रूल, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, के बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, हम लोग को क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट तुम लोग को अच्छे से समझ। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनडिस्क्वालिफाइड। का मतलब क्या है? जो पर्सन ने जिसने भी ऑफर दिया है, ठीक है, जो एक्सेप्टेंस है ना वो सेम मैनर सेम फॉर्मेट में एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, ना कि कुछ टर्म्स ला दिए ऐसा कुछ कर दिए, तो सर उस फॉर्मेट में तो क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस, acceptance is valid only if it is absolute, undisqualified, and it has expressed in some usual, reasonable manner, class, proposal, prescribed manner in which must be accepted। अच्छा, कभी कभी होता क्या है ना कि किसी ने ऑफर किया, ऑफर में सर उसने क्या मेंशन कर दिया, टर्म्स में लिख दिया द ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय ईमेल विद इन 3 days। क्या लिख दिया सर? द ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ओनली बाय ईमेल विद इन 3 days। तो यहाँ पे एक टर्म क्या था?
और दूसरा क्या था? विद इन 3 डेज। तो सर ये दो टर्म्स अगर ऑफर में जब मेंशन कर दिए तो ये क्या हो गया? प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो उसी मैनर में ही जो है ऑफर वो एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? The proposal prescribes the manner of acceptance, then it must be accepted accordingly। अगर आपको बोला गया है ईमेल में और आप क्या है कि तो फॉलो नहीं किए, मान लो ईमेल में नहीं करके आप क्या किए, 3 दिन के अंदर ही किए, लेकिन क्या, फोन कॉल पर, क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा? 100% नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो टर्म्स थे उसको क्या किए, वायलेट कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। ठीक है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो एक्सेप्टेंस है सर वो कम्युनिकेट होना चाहिए। अब किसी ने किसी को ऑफर किया, उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने कुछ अपना शो ही नहीं किया कि उसको चाहिए नहीं चाहिए, वेदर ही इज एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, उसने कुछ नहीं बोला, तो सर ये नहीं माना जाए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब एक्सेप्टेंस जो है अगर आपको चाहिए तो हाँ मुझको चाहिए, और नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वरना सर ये एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। ये तो सर नॉर्मल सा है, सर समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है देखते हैं। इसके बाद क्या लिखा है चलिए देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है सर? यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम, जो मैनर में रहेगा, जो जिसमें रहेगा उसमें जाएगा। ठीक है, एनी कंडीशनल और वेरिंग टू डेविएंट कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेंस। अच्छा, इसका सर एक एग्जांपल दिए, इसका मतलब समझ में नहीं आया क्या लिखा है, इसका मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आया। अगर हम लोग कोई एग्जांपल एक देखते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो ऑफर किया उसमें बोल रहा है कि, उसमें क्या बोल रहा है, वांट टू सेल ₹80,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेंस में जब एक्सेप्टेंस वाला जब बात आया सर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 80,000 में तो खरीदेगा, इफ कलर करके देगा। क्या करके देगा सर? कलर करके अगर देगा तो वो कार को खरीदेगा। तो सर यहाँ पे क्या गया, कंडीशनल एक्सेप्टेंस आ गया ना। ये तो सिर्फ बोला कि मेरा कार को खरीदोगे 80,000 में, लेकिन दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है, अगर मैं खरीदूंगा लेकिन 80,000 में ही खरीदूंगा अगर तुम उसको कलर करा के दोगे। सर यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, जिसको हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, एनी कंडीशनल और वेरिंग टू डेविएंट कंडीशन इज नो एक्सेप्टेंस, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज अ काउंटर प्रपोजल। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज अ काउंटर प्रपोजल एंड हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसर। तो सर समझ में आ गया, ये क्या हो गया सर, एक काउंटर प्रपोजल हो गया। इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? जो ऑफरर था वो फिर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तभी एक्सेप्टेंस माना जाएगा, क्योंकि सर इसमें कंडीशन ला दिया ना, जो एक्सेप्टर था उसने कंडीशन ला के ये बोल दिया कि मुझको अगर कलर करा के दोगे तो मैं इसको दूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस मतलब कंडीशन आ गया, तो सर ये जब ऑफरर जब फिर एक्सेप्ट करेगा तो वो माना जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, फर्दर व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. If he does not have the knowledge, there is no acceptance। जो भी ऑफर था वो जो एक्सेप्टर है उसके नॉलेज में होना चाहिए, वो जब एक्सेप्ट, अगर उसके नॉलेज में नहीं है उस समय, तब उसको हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे और वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है,
अच्छा, एक सर केस लॉ एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑफर मेड। समझ में आ गया। एक केस लॉ है सर, हम लोग समझते हैं किसके बीच में है। के बीच में है सर। प्रॉब्लम वर्सेस मेट्रो रेलवे कंपनी, ठीक है, इसके बीच में है। एक क्या केस लॉ समझते हैं, इस केस लॉ के बारे में। आज का हम लोग का सेकंड केस। अच्छा सर, जो ब्रुकडेन था ना, ये सर मेट्रोपॉलिटन रेलवे को क्या करता था? कोल सप्लाई। ये सर कोल सप्लाई करता था और काफी टाइम से कर रहा था, ठीक है। अच्छा, जो सर कोल था वो सप्लाई करता था। पहले के टाइम में तो सर जो रेलवेज होते थे सर, उसमें तो कोल ही लगता था, क्योंकि उनका इंजन में सर कोल डालने से ही चलता था, ठीक है। तो जो ये मेट्रोपॉलिटन रेलवे था ना, इनके बीच में सर कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है। अब कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से फ्यूचर में हो सकता है कि लफड़ा हो, कुछ भी हो। मान लो खराब क्वालिटी का एकदम कोल सप्लाई कर दिया, या फिर पैसा लेने में दिक्कत हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन बोल रहा है मैं नहीं दूंगा। तो सर ये सब के लिए क्या चाहिए था सर? एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। अच्छा, तो इन लोगों के बीच में क्या डिसाइड होता है कि एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर मेरे से कुछ गलती होगा तो मैं भी तुम क्लेम कर पाओगे, और अगर तुमसे कुछ गलती होगा तो मैं क्लेम कर पाऊंगा। तो सर ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होने से सर यही सबसे बेस्ट चीज है कि सर जो पार्टी होगा अगर गड़बड़ी करेगा कुछ तो क्लेम बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पे सर क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? जो एग्रीमेंट था ना, जो एग्रीमेंट बना इन लोगों के बीच में, सर ये ब्रुकडेन था, ये इसने सब कुछ कर दिया अपने अपने बिहाफ से, ठीक है। एक्चुअल में कौन ऑफरर कौन हो गया? ब्रुकडेन, क्योंकि सर ब्रुकडेन ही जो था वो सप्लाई करता था। किसको करता था? मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को सप्लाई करता था कोल। तो ऑफरर कौन था? ऑफरर जो था सर हम लोग का ब्रुकडेन था। अच्छा, अब मेट्रोपॉलिटन रेलवे क्या था सर? एक्सेप्टर। ये ऑफरी, ये ऑफरी था, ये एक्सेप्टर था। अब इसको क्या करना चाहिए था? जब इसने सर इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट भिजवाया, तो इसको क्या करना चाहिए था सर? साइन करके एक्सेप्ट करके देना चाहिए था वापस, कि हाँ ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन गया हम लोगों के बीच में, आई हैव एक्सेप्टेड दिस कॉन्ट्रैक्ट दिस ऑफर। तो हम लोगों के बीच में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है सर, ये मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी क्या किया ना, इसका जो स्टाफ था वो क्या किया सर? वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया? डेस्क में डाल के सर डेस्क में डाल के जब छोड़ दिया ना, तो सर क्या दिक्कत हो गया सर कि उसका कम्युनिकेशन जो है वो ब्रुकलिन तक नहीं पहुंचा। अब नहीं पहुंचा, अब सर इसको आप बताइए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि सर एक्सेप्टेंस तो नहीं पहुंचा। बताइए आप, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि इसको आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सोचिए, 5-10 सेकंड सोच लीजिए, उसका तो मैं बताने ही वाला हूँ क्या होगा। अच्छा सोच लिए होंगे, जो भी है सोच लिए होंगे। तो सर इसको कोर्ट ने क्या बोला? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सेप्टेंस आप देखो सर नहीं गया, जो एक्सेप्टर था उसने एक्सेप्टेंस अपना नहीं दिया, लेकिन क्या सर फिर भी इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला को? क्यों बोला? क्यों बोला सर बताइए थोड़ा सा। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के चलते, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के चलते से इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला, ठीक है। तो समझ में आ गया। अच्छा, अच्छा सर,
ऐसे कुछ एक और एग्जांपल दीजिए ना जो हम लोग को थोड़ा और समझ में आ सके। यहाँ पे कंडक्ट ऑफ द पार्टी समझ में नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ वर्बली आपको। ठीक है, ये केस लॉ नहीं है, एक एग्जांपल है मेरी तरफ से। एक कोई टीचर है, ठीक है, मेरे जैसा कोई टीचर जो आप लोगों को पढ़ा, तो इंस्टीट्यूट ने मेरे को ऑफरिंग किया कि सर आप पढ़ाना चाहोगे क्या हमारे इंस्टीट्यूट। मैंने बोला हाँ मैं पढ़ाऊँ। मैंने सर क्या किया, बनाया सब कुछ। ठीक है, ऑफर ऑफर बनाया, भेज दिया उनको, उन्होंने एक्सेप्ट करके क्या किया, ड्रॉयर में रख दिया। अब उन्होंने मेरे को कम्युनिकेट नहीं किया कि हाँ हम लोगों ने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन उसी सब बीच में वो लोग क्या कर रहे थे कि मेरे को क्लास का टाइमिंग भी बता दिए। मैं क्लास भी ले रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं रूटीन, मेरा रूटीन से आ रहा है, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भले ही मेरे पास एक्सेप्टेंस नहीं है, क्या है, सामने से एक्सेप्टेंस नहीं है, जो इंस्टीट्यूट था उसने मुझको एक्सेप्टेंस नहीं भेजा, लेकिन सर मेरा कंडक्ट क्या था, मेरा और जो इंस्टीट्यूट का था उसका कंडक्ट क्या था कि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से काम हो रहा था। भले ही एक्सेप्टेंस नहीं है उधर से मेरे को, लेकिन हम लोग का कंडक्ट, मेरा हम लोग का एक्शन क्या था, मैं क्लास ले रहा हूँ, वो भी अलाउ कर रहा है। तो बोथ पार्टीज आर अलाउइंग टू ईच अदर। जब बोथ पार्टी अलाउ ईच अदर कर रहे हैं तो सर उससे कंडक्ट और एक्शन से पता चल रहा है कि जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो गया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ऑफर एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, या ये सर होता है। ठीक है, अच्छा रिटर्न टेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका कंक्लूजन गलत लिखा हुआ है तो कंक्लूजन मैं अभी लिख दूंगा, वो वाला आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, आप लोग काट। ब्रुकडेन और मेट्रोपॉलिटन बी सप्लायर सेंटर ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू, सर वही चीज है। फिर मेट्रोपॉलिटन एक्सेप्टेंस, द मैनेजर रोड अप्रूव्ड ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉयर, जो मैंने आप लोगों को बताया। इंटेंडिंग टू सेंड द कंपनी सॉलिसिटेटर टू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉन। तो सेम टू सेम एग्जांपल है, इसका हम लोग सिर्फ कंक्लूजन लिख लेते हैं सर, वहां पे हम लोगों ने एग्जांपल को अच्छे से समझ लिया। सर कंक्लूजन हम लोग का जो बुक है उसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंक्लूजन मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा सर, ज्यादा बड़ा कंक्लूजन है नहीं, थोड़ा सा है, 2-3 लाइन का कंक्लूजन आप लिख लो। ठीक है, क्या होगा। डिड नॉट फॉर्मली। अच्छा सर थोड़ा सा समझा दीजिए इसको सर, कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है सर, जो हम लोगों का कंक्लूजन था हम लोगों ने तो सर पहले ही समझ लिया था, अभी रिटन टेक्स्ट में। A valid contract existed, although
the railway company did not formally communicate its acceptance, the continued supply and acceptance of a coal according to the draft agreement showed acceptance by conduct or action, therefore a binding contract is formed। ठीक है, इसको ये समझ गए तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, केस लॉ क्या था? ठीक है सर, समझ में आ गया, अब आगे बताइए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद सर लिखा क्या है, और अब आपको थोड़ा सा और अच्छा से बताता हूँ उसके बाद। तो क्या, मेरी वेरिएशन इन लैंग्वेज not involving any difference in substance would not make acceptance ineffective। अब यहाँ पे क्या होता है, आप जानते हैं, ठीक है, मैंने बोला मेरा लैपटॉप खरीदोगे, आई वांट टू सेल माय लैपटॉप फॉर 50,000। आपका दो स्टेटमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, आई वांट टू परचेज योर लैपटॉप फॉर 50,000 और आई वांट टू बाय योर लैपटॉप फॉर 50,000। क्या हो सकता है सर, दो वर्ड, आप क्या बोल सकते हो, बाय या फिर परचेज बोल सकते हो। सर परचेज या बाई दोनों बोलने से क्या उस चीज का सब्सटेंस बदल गया, क्या उस चीज का मतलब बदल गया? नहीं सर, सेम मतलब है। सर इससे एक्सेप्टेंस इनइफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, आगे बताइए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, क्या बताया था, ईमेल बोला तो ईमेल में, विद इन 3 डेज बोला तो 3 डेज में, तो इसे टाइम है। जो भी चीज मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट में उसी में ही एक्सेप्टेंस हो सकता है। तो क्या सर, प्रिस्क्राइब्ड इन प्रपोजल एक्सेप्ट इन दैट मैनर, तो सर जो भी मैनर होगा उसी में एक्सेप्टेंस होगा, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, बट इफ प्रपोजल डज नॉट इंसिस्ट, if it has been accepted otherwise the promisor is presumed to have consented to the acceptance। हाँ सर, समझ में आ गया। वैसे ही सर सेम टू सेम टाइम के केस में भी है, आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टाइम बाउंड मैनर में प्रिस्क्राइब है कि 3 दिन के अंदर एक्सेप्ट करो, 2 दिन के अंदर एक्सेप्ट करो, 24 आवर्स के अंदर बताओ, सर उसी में उसी टाइम के अंदर उसका एक्सेप्टेंस होना होगा। ठीक है, वरना वो जो ऑफर है वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और है। ठीक है, तो सर क्या लिखा है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या हुआ, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। सर सर इसका एग्जांपल हम लोगों को बताइए, और सर क्या केस लॉ है, हम लोग देख पा रहे हैं कुछ केस लॉ लिखा हुआ है, एक केस लॉ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मेयर साइलेंस का मतलब क्या हुआ पहले। मेयर साइलेंस का मतलब है सर, आपको ऑफर किया गया और आप चुप, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, एक्सेप्ट किया कुछ नहीं, रिजेक्ट किया कुछ नहीं बोल रहे। अरे चुप होने का क्या, वो इशारा एक्सेप्ट समझेगा या रिजेक्ट समझेगा? वो सोच सकता है वो, अच्छा कुछ नहीं बोला मतलब हो सकता है कि एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो कुछ नहीं बोला। या फिर ऐसा भी तो सोच सकता है, कुछ नहीं बोला मतलब शायद हो सकता है रिजेक्ट कर लिया हो, ध्यान ही ना दिया हो, ऐसा भी तो सोच सकते हैं लोग। तो मेयर साइलेंस का मतलब होता है कि ना ही, मतलब मेयर साइलेंस का मतलब होता है कि नॉट एन एक्सेप्टेंस, मतलब अगर आप चुप हो तो नहीं माना जाएगा कि वो एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑफरर को। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस, जो एक्सेप्टेंस है वो इम्प्लाइड नहीं हो सकता फ्रॉम साइलेंस, मतलब उसको नहीं माना जा सकता कि वो साइलेंस है, तो दैट द प्रपोज द ऑफर इज एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑफ द ऑफरी इज फेलियर टू आंसर, या फिर वो फेलियर हो जाता है, मतलब अपना आंसर देने में फेल हो जाता है, वो बता ही नहीं पाता, उसके पास समय नहीं था, उसके पास ध्यान नहीं था, या फिर कुछ भी हो सकता है रीजन, वो अपना आंसर नहीं दे पाता, अनलेस द ऑफरी हैज एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड इन दैट हिज साइलेंस इज एविडेंस और ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो सर समझ गए सर, अगर मौन है, चुप है और नहीं कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग एक केस लॉ है, केस लॉ क्या है सर, पढ़ते हैं केस लॉ। क्या सर, फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली, फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली और 1862 का एक केस लॉ।
अच्छा, फेल्ट हाउस कौन है? मान लो एफ है अंकल, और बेंटली है क्या, वो इस केस में नेफ्यू है मान लो, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक बार, पढ़ते उसका असर समझेंगे भी इसको अच्छे से। अंकल ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर 30 यूरो। 30 यूरो में वो अपने नेफ्यू का मतलब अपने उसके भांजे का हॉर्स वो खरीदना चाहता है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा है वो, जब ऑफर कर रहा है क्या बोल रहा है? इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स इज माइन एट $30। यहाँ पे क्या बोल दिया? अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे, कौन अंकल जी क्या बोल रहे हैं? अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे, तो क्या मैं मानूंगा कि ये 30 यूरो में या $30 में ये मेरा हो, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ? आप बोल दे रहे हो कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मानूंगा कि $30 में मेरा हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या? The nephew did not reply to Uncle F at all. He told his auctioneer, अच्छा, वो ऑक्शन में, जो ऑक्शन होता है ना सर, वो अपना हॉर्स का ऑक्शन ही कर रहा था। तो ऑक्शनर को क्या बोला, जो जो नेफ्यू था ना, वो अपना हॉर्स को बेचना ही चाहता था। तो ऑक्शनर को बोला कि ही टोल्ड हिज ऑक्शनर बी टू कीप द पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ अ सेल ऑफ हिज फॉर्म स्टॉक एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल। ने क्या बोला कि ऑक्शनर जो है, ऑक्शनर को बोला कि इसको हटा के रख दो, मैं अपने अंकल को बेचूंगा। लेकिन ऑक्शनर क्या करता है ना सर, ध्यान नहीं देता इस बात को, और वो क्या कर देता है, ऑक्शन ऑक्शन कर देता है। क्या करता है? बाय मिस्टेक द ऑक्शनर सोल्ड द हॉर्स, एफ sued him फॉर कन्वर्सेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? एफ क्या बोल रहा है? अब देखो यहाँ पे जो नेफ्यू था उसने तो ऑक्शनर को बोला, जाके किसको बोला? ये अंकल तो सर इसको किसको बोला था? नेफ्यू को। नेफ्यू ने किसको बोला? ऑक्शनर को। ऑक्शनर क्या ने क्या किया? बेच दिया। अब ऑक्शनर ने जब सोल्ड कर दिया तो अंकल जो है अब केस करेंगे नेफ्यू पे कि तुम, मैंने क्या बोला था, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो 30 यूरो में ये हॉर्स मेरा होगा, मैंने ऐसा बोला था। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? नेफ्यू तो अब फंसेगा। लेकिन नेफ्यू ने क्या सर अंकल को कुछ बोला था? अंकल को उसने कुछ नहीं बोला था। इसने क्या बोला? ऑक्शनर को बोला। ऑक्शनर को क्या बोला कि इसको बेचना मत, मैं अपने अंकल को बेचूंगा, या जो भी बोला। लेकिन सर ये एक्सेप्टेंस जो है, ये इसने तो अंकल को नहीं बताया। सर मेयर साइलेंस हो गया ना, तो सर उसने कुछ नहीं बोला, अंकल को तो कुछ नहीं बोला। सर यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं सर, कंक्लूजन क्या निकला? हेल्ड, एफ कौन है? uncle could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ये तो बहुत इजी से एग्जांपल था, केस लॉ था, ठीक है। आपको तो पढ़ने में तो मजा आ ही रहा होगा कि मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ, और इतना अच्छे से रिटन टेक्स्ट भी है। बस प्रिंट कराओ, नोटिंग करो, जो एग्जांपल बता रहा हूँ उसको करते जाओ, तो देखो कैसे धड़ाधड़ क्वेश्चन बना। ठीक है, ठीक है। ये एक और केस लॉ भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, समझ लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। सर जो हम लोगों का ब्रैकडेन और ब्रुकडेन, क्या था ब्रुकडेन की, क्या था, ब्रुकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे था ना सर, वहां पे भी यही कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल और acceptance of any consideration for a reciprocal promise constitute an acceptance, that is acceptance by conduct। सर यहाँ पे क्या हुआ था? acceptance by conduct का ही एग्जांपल वहां भी था और यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद सर क्या लिखा है? देयर व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स द एक्ट इंटेंडेड बाय द प्रॉमिस प्रपोजर एज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफर्ड टू बाय हिम, द प्रॉमिस इज कंस्टिट्यूट द एक्सेप्टेंस। हाँ, तो सर इतना तो हम लोग समझ में आया था सर, ऊपर ही हम लोग को इतना समझ में आ गया था कि अगर कंडक्ट से भी पता चलता है कि हाँ वो है, भले ही एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ, लेकिन कंडक्ट क्या है सर? जो मैंने कोचिंग वाला एग्जांपल दिया, मैं जाके पढ़ा रहा हूँ, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरे को पैसा भी मिल रहा है,
सर भले से एक्सेप्टेंस वो मेरे को नहीं दिया, जो फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट था उसमें लिख के नहीं दिया या साइन करके नहीं दिया, लेकिन कंडक्ट ऑफ द पार्टीज बोथ बोथ क्या था कि हाँ वो एक्सेप्ट हुआ है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सर कंडक्ट और एक्शन से यही लिखा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने सर बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में हम लोगों ने क्या समझ लिया सर, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स, क्या समझ लिया, एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स। अच्छा सर, इतना इजीली आप खत्म करा दे रहे हो ये सब चीजें, मतलब एग्जाम्पल के साथ, केस लॉ के साथ, तो ब्रिलियंट सर। तो इसके बदले में मुझको भी तो कुछ मिलना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और भेज दो सबको, जो भी सीएमए फाउंडेशन को सर प्रॉब्लम हो रहा है बिजनेस लॉ में, नए स्टूडेंट है, नए फ्रेंड्स है, नए कॉलेज के फ्रेंड्स है, नए स्कूल के फ्रेंड्स है, जो भी फ्रेंड्स है सर सबको भेज दो। तभी तो सर ये मतलब वाइड स्प्रेड होगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग का एक्सेप्टेंस भी हुआ खत्म। अब हम लोग का एक नया सेक्शन चालू होने वाला है, टू ए टू बी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, और बीच बीच में जो कुछ देखा सर वो तो एकदम दिमाग में जाके बैठ गया है। रिवाइज करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको उसको रिवाइज करते हुए जाना है, वरना आया राम और गया राम हो जाएगा। एक कान से सुन रहे हो, अभी मजा आएगा, रात में याद भी रहे, कल तक याद रहे, 2 दिन याद रहे, लेकिन उसके तीसरे दिन आप भूल जाओगे और एग्जाम के पहले आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, कि आप फाउंडेशन में हो और मैं इंटरमीडिएट और फाइनल सब क्लियर करके जॉब लेके बैठा हूँ। आपको भी मेरे जैसे बैठना है, अगर इधर आपको जॉब करना है पीएसयू में, तो इस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा जैसे मैंने मेहनत किया था, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होगा सर, जो मोड में प्रेस्क्राइब्ड है कि मोड में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। whether it is an email, whether it is an phone call, whether it is an verbal communication, वो कम्युनिकेशन सर जिसमें है सर उसी में होना चाहिए सर। इतना तो मेरा रिटन टेक्स्ट भी है, आप क्या बता रहे हो उसमें, कुछ घंटा थोड़ी बता रहे हो, कुछ और ज्यादा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। सेक्शन 4 में क्या सर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मेंशन है, तो सेक्शन 4 आपको याद रखना है। अभी तक हम लोगों ने जो जो सेक्शन देखा था उसमें से सेक्शन 2 थे कुछ पॉइंट सर, वो वाला हम लोगों को याद है। सेक्शन 10 में सर इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, वो भी याद है सर। उसमें 11 चीजें थे सर मेंशन, जो 6 कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेक्शन में मेंशन और 5 नहीं है, ठीक है, याद है। उसके बाद क्या सर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का सेक्शन 4, क्या करना है, याद रखना, क्या रखना है, याद, याद रखेंगे, याद रखेंगे, ये देखते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में क्या बोल रहा है सर, पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इज मेड। ए ने बी को ऑफर किया बाई पोस्ट, ये पोस्ट जाके पहुंचा, फिर भाई साहब ने वो पोस्ट देखा नहीं, और एक मिली। टोटल कितना हो गया सर, 4। 3 दिन बाद पहुंचा, उसके बाद भाई साहब बिजी थे तो लेटर लिया, सेक्रेट डोर में डाल दिया। अच्छा, 4th डे पे जब उन्होंने देखा, सर कब नॉलेज में आया, डे 4। अब जब डे 4 पे नॉलेज आया तो सर ऑफर कम्युनिकेट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सर, ये सर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, जब सर उसको पता चल जाएगा ऑफर के बारे में, तो सर ये ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना। अच्छा, if a proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made। के बाद क्या है,
मेरी रिसीविंग ऑफ अ लेटर इज नॉट सफिशिएंट, ही मस्ट रिसीव और रीड द कंटेंट ऑफ द लेटर। मैंने आप लोगों को क्या बताया सर? तो यहाँ पे कब कंप्लीट हो रहा है, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद? आप लोगों को वहां पढ़ के क्या समझ में आया? सिर्फ सर लेटर पहुंच जाना इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, या फिर नॉट मतलब एक्सेप्टेंस नहीं सर, कम्युनिकेशन मतलब ऑफर का कंप्लीट नहीं हुआ। कब एक्सेप्ट हुआ सर? जब उसके नॉलेज में आया, क्या किया सर? वो रीड, क्या किया सर? रीड। जब उसने सर पढ़ा तो सर उसके बाद वो कंप्लीट। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ सर, हम लोग को तो समझ में आया सर, सबको नहीं बताना था। मेरी रिसीविंग ऑफ द लेटर इज नॉट सफिशिएंट, ही मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज कंटेंट इन द लेटर। जो भी कंटेंट लिखा है, जो भी एक्सेप्टेंस के लिए लिखा है, वो उसको पढ़ लेना चाहिए, तो सर कम्युनिकेशन मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सर हम लोगों ने तो अभी ऑफर का पढ़ा सर। ऑफर कैसे कम्युनिकेट हो रहा है सर? ऑफर का कम्युनिकेशन कब खत्म हो रहा है? सेम टू सेम सर, एक्सेप्टेंस के जैसे भी, एक्सेप्टेंस में भी वैसा ही एप्लीकेबल। एक्सेप्टेंस में कैसे एप्लीकेबल होता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। बाई एनी एक्ट रिटन और ओरल and by omission, conduct or forbearance to convey his willingness or assent. However, silence would not be treated as communication by omission. सर, जब रिटेन या ओरल या गलती से भी उसने कम्युनिकेट कर दिया हाँ एक्सेप्टेड, तो सर तो उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। और उसके बाद क्या लिखा है सर? साइलेंस मतलब क्या? हम लोग ऊपर ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। तो सेम चीज यहाँ पे भी बोल रहा है कि साइलेंस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज कमीशन बाय कम्युनिकेशन बाय ओमिशन, ठीक है। तो सर हम लोगों ने समझ लिया सर, कम्युनिकेशन जो है अब यहाँ से, ये कौन था सर? ए टू बी था। अब सर ये बी के पास से रिटन या ओरल में जब सर ए के पास पहुंचेगा, किसके पास पहुंचेगा सर? ए के पास रिटन ओरल गलती से जैसे भी पहुंचेगा सर, वो उसको सर एक्सेप्ट, अगर वो रिजेक्ट कर दिया तो सर रिजेक्शन, और एक्सेप्ट किया तो सर एक्सेप्टेंस। सिंपल सा है सर, तो कुछ तो चीज तो है नहीं। और अगर बी बोलता ही नहीं है कुछ, तो क्या हो गया सर? मेयर साइलेंस इज नॉट नॉट, ठीक है। अच्छा सर, आगे बताइए। Communication also include positive act or sign to other person understand what they convey. A mere mental unilateral assent of one's mind could not be। ये सर समझ में आ गया ना? तो सर हम लोग समझ में आ ही रहा है। ये बात कर क्या, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, अब कब कंप्लीट माना जाए कम्युनिकेशन? अब मान लो इसने तो पोस्ट किया था, इसके इस एग्जांपल में सर क्या हुआ था कि चार चौथे दिन पे सर ये ऑफर एक्सेप्ट हुआ, का क्या हुआ था सर? मतलब ऑफर कम्युनिकेट हुआ था। अच्छा सर, तब तुम लोग समझे सर, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट माना जाएगा? जब सर इसके पास जाके पहुंचेगा, और कब इसके पास से पहुंच गया उसके बाद कब? एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in the course of a transmission to him as is to be out of the power of the acceptor, withdraw the same। जब सर एक्सेप्टर के हाथ से निकल गया ना, जब एक्सेप्टर ने जैसे ही वो पोस्ट कर दिया, उसके पास पोस्ट में आया था, उसने सर पढ़ा पढ़ा सब कुछ, अब एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो भी सर उसने लिखा और पोस्ट कर दिया, जैसे उसके हाथ से निकल गया, उसके पावर से निकल गया, क्या उसको विड्रॉ कर सकता है या उसका माइंड चेंज हो गया, वैसे ही सर उसके पास से वो ऑप्शन खत्म। क्या हो गया? वो ऑप्शन खत्म, उसके पास विड्रॉ या ऐसा ऑप्शन खत्म हो गया सर, उसके पावर से निकल गया ना। अब इंडियन पोस्ट के हाथ में आ गया सर, जो पोस्ट करता है सर, अब वो तो उसको पोस्ट कर देगा, और उसके तो पास नहीं है पावर की सर उसको फिर से मांग ले या कुछ कर ले। तो जैसे ही ईमेल भेजते हैं हम लोग,
ईमेल का जैसे ही सर सेंड बटन क्लिक किए, अब उसको एडिट करने का ऑप्शन है आपके पास। आपने तो सर वो ईमेल को देख के एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर दिया, जो भी कर दिया, लेकिन एडिट करने का ऑप्शन है बचा हुआ आपके पास? नहीं बचा हुआ है सर, वहीं पे आपका खेल खत्म है। As against the acceptor when it comes to the knowledge of the promise. It is necessary that letter is correctly addressed, adequately stamped, and duly posted. Okay? In the event of the loss of a letter in transit, wrong delivery अगर होता है, non delivery will not affect the validity of the contract. क्योंकि सर जब एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, उसके पावर से चला गया, जब आपने ईमेल भेज दिया, आपके पास ऑफर लेटर आता है, आपके पास क्या आता है? जॉब का ऑफर लेटर में क्या लिखा रहता है? एक्सेप्ट और रिजेक्ट इन 6 PM, ऐसा ही लिखा रहेगा। आपको सोचना है कि जॉब करना है कि छोड़ना है, या अभी यहाँ रिजाइन करना है, वहां ज्वाइन करना है। सर आपके पास क्या ऑप्शन है? सिर्फ दो ही ऑप्शन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आपने जैसे ही सर एक्सेप्ट क्लिक करके भेजा, आपके पास से पावर। अब सर आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे, सर समझ में आएगा सर अच्छे से हम लोग। आपने जैसे ही रिजेक्ट लिख के भेजा, अब उसके बाद क्या आप एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं सर, रिजेक्ट लिख के भेज दिए, खेल खत्म। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे ही वो ट्रांसमिशन में लगाता है, टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, जैसे ही सर एक्सेप्टर के पावर से खत्म हुआ, टू विड्रॉ द सेम। वैसे सर एक्सेप्टर सर नॉलेज ऑफ द, ठीक है सर समझ में आ गया सर। तो इतना सबके एग्जाम में आएगा आपका सर एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में सर जहाँ क्वेश्चन बन सकता है सर वो सब तो हम लोग देखेंगे ही, और जब सॉल्यूशन करेंगे तो सर समझ में आएगा कि वो चीज पढ़ना था या नहीं पढ़ना था, या हम लोग ने ज्यादा पढ़ा। तो सर सभी कुछ इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए, अभी तो सर हम लोग सब कुछ पढ़ते हुए चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि सर क्या क्वेश्चन। ठीक है, बीच बीच में हम लोग ट्राई करेंगे सर कि क्वेश्चंस को भी लाया जाए, ताकि सर आपका मन लगा रहे, आपको भी समझ में आए कि वेदर वी आर मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा ये ट्रेन का साउंड है, आपको थोड़ा अननोइंग लग सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता रहता है कब ट्रेन पास होने वाला है, और ये सर फोन बजाते हुए जाता है, तो मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है सर इतना एडिट कर करके हटाने का। ठीक है, अच्छा। उसके बाद क्या लिखा है सर? एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स। ठीक है, व्हेन ऑफर इज मेड ऑफ इंस्टेंसेस कम्युनिकेशन लाइक ये दिस ईमेल, the contract is only complete when the acceptance is received by the offeree and contract is made on the bill। सर ये सब हम लोगों में जनरल चीजें हैं, बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को सर और ये सब चीज देखने का दरकार नहीं है हम लोगों को। अच्छा ठीक है, के बाद सर यहाँ तक देख, आज के क्लास में सर यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को हम लोग बाद में देखते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ए स्पेशल कंडीशन, sometimes special condition are conveyed and accepted tacitly or even without realizing। इनका सर क्वेश्चन here is whether these condition can be considered have been communicated। Such terms and condition as reasonable communication is effective, but it does not give any reason on its face etc। सर इसको आप छोड़ सकते हो, मतलब छोड़ क्या सकते हो सर, मत बता, थोड़ा सा बता। सर जो टर्म्स है ना वो, मतलब जो टर्म्स है, स्पेशल कंडीशन है सर, वो कम्युनिकेट होने चाहिए, का मतलब यही है। जो स्पेशल टर्म्स होते हैं सर वो कम्युनिकेट होने चाहिए, अगर वो सर कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो सर कैसे एक्सेप्टर को पता है क्या वो टर्म्स है? ऐसे कुछ स्पेशल कंडीशन आपको बता देना होगा कि हाँ ये स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, वही लिखा है, इफ सच टर्म्स एंड कंडीशन आर रीजनेबल, मतलब these are important to contract, reasonable, these are important। अगर अननेसेसरी ऐसा कुछ है सर तो वो नहीं बताया तो चलता है, फिर में देखा जाएगा, लेकिन सर वो नेसेसरी है, वो रीजनेबल था, वो बताना जरूरी था कि नहीं बताया, तो कम्युनिटी सर दिक्कत है ना, तो सर ठीक है।
But if it does not give reasonable notice on its face, acceptor will not incur any obligation. आपने सर नहीं बताया क्या सर, इफ इट डज नॉट गिव रीजनेबल नोटिस ऑन इट्स फेस। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो रहा था या जो भी हो रहा था सर, आपने मतलब ध्यान भी नहीं दिलाया कि अच्छा ये चीज है, ये भी हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी हम लोग के ऑफर में था, आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप इसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो। सर एक्सेप्टर ऑब्लिगेशन को लायबल था। तो सर केस लॉ है सर, पढ़ते हैं हम लोग। केस लॉ क्या है सर, इसी के ऊपर केस लॉ है तो सर समझ में भी आ जाएगा। तो सर दो केस लॉ है, तो दो केस लॉ हम लोग पढ़ेंगे तो सर समझ में आ जाएगा इसका मतलब बोलना क्या चाहता है। अगर स्पेशल कंडीशन है तो सर उसको कन्वे कर देना या बता देना इज इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा सर, तो एग्जांपल केस लॉ में क्या है सर, लिली व्हाइट वर्सेस आर गामा सो। सर लिली व्हाइट क्या है ना, ड्राई कंपनी या फिर सर उसको ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, ड्राइंग कंपनी या लॉन्ड्री या सब कुछ बोल सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा इसमें क्या है सर, फैक्ट में क्या आता आता है सर, सम डिलीवर ड्राई क्लीनर को दे रहा है सर, फॉर विच सी हैज रिसीव्ड लॉन्ड्री रिसिप्ट कंटेनिंग अ कंडीशन, इन केस ऑफ अ लॉस इट वुड टाइटल टू क्लेम 15% ऑफ द मार्केट प्राइस यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, वी लॉस्ट द न्यू सारी। अच्छा सर, समझ में नहीं आया सर, ये आप क्या बता रहे हो सर इतना अच्छा से सर, उससे पहले आप केस लॉ हम लोगों को बताए थे और अभी सर हम लोगों को नहीं बता रहे हो सही से। ठीक है मैं बताता हूँ सर। क्या करता था सर, ड्राई क्लीनिंग का काम करता था, क्लीनिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है। तो ड्राई क्लीनिंग का काम करता था सर, तो ड्राई क्लीनिंग के लिए जो भी कपड़े आते थे ना इसके पास, ये इसके लिए एक रिसिप्ट देता था, थोड़ा सा रिसिप्ट। इसमें लिख देता था रिसीव है, और टर्म्स में लिख देता था अगर कोई कपड़ा अगर हो गया है, खो जाएगा तो वो मार्केट के रेट से 15% मार्केट रेट पे वापस करे। सर समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है आगे बताइए। अब सर आर रामास्वामी का जो कपड़ा है ना सर, ये अब से खो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो मैंने आपको रिसिप्ट दिया था उसी पे तो लिखा हुआ है टर्म्स, छोटा छोटा तो लिखा हुआ है सर टर्म्स। मैंने तो लिखा था भाई, मैंने आपको बताया, लेकिन वो था क्या सर, स्पेशल कंडीशन। सर वो स्पेशल कंडीशन था। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ सर, क्या हो गया, पी लॉस्ट इन हर न्यू साड़ी, नया साड़ी सर खो गया। और दे कितना रहा है, 15% ऑफ द मार्केट प्राइस सर, सिर्फ 15%। भाई तुम एक पर्सन का सामान भी खो दोगे और उसका सिर्फ 15% ऑफ मार्केट प्राइस देके सल्टा दे रहे हो। ठीक है, क्या सर कंक्लूजन निकला, held the terms were unreasonable and P are entitled to recover the full value of the sari from the dry cleaner. The respective document have been accepted without test and hence amounted to tacit acceptance। जो आपका टर्म था ना, तो आपका क्या टर्म था, 15% ऑफ द मार्केट प्राइस आप दोगे, अगर खो जाएगा तो वो सर आपको कम्युनिकेट करना था एज अ स्पेशल कंडीशन, क्योंकि सर वो आपका स्पेशल कंडीशन था कि अगर किसी का भाई कपड़ा खो जाएगा अगर ड्राई क्लीनिंग के दौरान, ड्राई क्लीनिंग के प्रोसेस में, तो मैं उसको 15% दूंगा। आपने एक रिसिप्ट में लिख के छोटा सा सर आपने उसमें लिख दिया 15% ऑफ द प्राइस, को अनरीजनेबल माना जा रहा है क्योंकि सर आपको बताना था, स्पेशल कंडीशन था, आपने नहीं बताया। सर उसको फुल वैल्यू को रिकवर कर सकता है सर, आर रामास्वामी यहाँ पे क्या कर सकता है सर, फुल वैल्यू रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो सर समझ में आ गया सर, अब समझ में आया। थोड़ा सा सर एग्जांपल जब तक नहीं देते हो है ना, समझ में नहीं आता है सर, रीडिंग करना तो सर हम भी लोग कर ले, आपके पास क्यों आगे पढ़े। ठीक है, वैसे सर सेकंड नंबर केस लो है हम लोग का, सेकंड नंबर क्या है सर, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम। अब रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम, ठीक है। इसमें क्या हुआ था सर, ये ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, इसका काम था सर सामान डिलीवर करवाना इधर उधर। अब घनश्याम का कुछ सामान था। अब सर इसमें क्या हुआ सर, क्या लिखा है, अ ट्रांसपोर्ट कैरियर एक्सेप्टेड द गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी कंडीशन।
तो कोई कंडीशन नहीं बताए, लेकिन इसका कंडीशन में क्या था सर, अगर किसी का सामान अगर पर्सनल मतलब लॉस्ट हो जाएगा तो सर कंपनी क्लेम नहीं देगी। क्या सर? सब्सिक्वेंटली ही इशूड अ सर्कुलर टू द ओनर्स ऑफ द गुड्स लिमिटिंग हिज लायबिलिटी फॉर गुड्स। जो कि सर इसको पहले बताना चाहिए था ना भाई, ये स्पेशल कंडीशन क्या है? स्पेशल कंडीशन है सर, इसको पहले ही कम्युनिकेट कर देना चाहिए था जो भी ओनर्स थे। सर इसने कम्युनिकेट नहीं किया, बाद में क्या कर रहा है सर, एक सर्कुलर निकाल दिया कि हम लोग दूसरे का हम लोग ये क्यों करें। तो इस केस में क्या हुआ था सर, कंक्लूजन निकला था, since the special condition are not communicated prior to the date of the contract for transport, they were not binding on owner, these were not binding on the owners of goods। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसमें हुआ था सर ऐसा कि सर वो जो घनश्याम एंड कंपनी है सर, उसने बाद में वो सर्कुलर निकाला ना सर, तो वो अगर किसी का लॉस्ट हो गया सर तो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो सर स्पेशल कंडीशन था, आपको शुरू में ही बताना चाहिए था, आपने शुरू में नहीं बताया। आप बाद में बता रहे हो सर स्पेशल कंडीशन वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, शुरू में अगर आप कन्वे कर देते, आप कम्युनिकेट कर देते तो सर दिस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बाद क्या लिखा है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। Communication of acceptance from the viewpoint of proposer, when the acceptance is put on the course of a transmission, it would out of the power of the acceptor। उसका सर एक्सेप्टर, ठीक है सर, इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने सर आज जो समझा और जो पढ़ा, जो केस लॉ हम लोगों ने देखा, तो आप लोग जो भी मैंने बताया सर यहाँ से आप नोट कर लेना अच्छे से। नोट करने के बाद आप एक बार रिवाइज करना, पिछले लेक्चर्स में मैंने जो पढ़ा है सर उसको भी रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर आगे फर्दर देखेंगे क्या क्या है। अगर सर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और फैला दो सब जगह सर, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन आएगा सर, अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के, अच्छे अच्छे बच्चों से मिलके आप लोगों से सर फैला दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।